नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो सच में काफी फैसिनेटिंग है। सोचिए, पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट को बचाना, जो कि एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट सा कॉन्सेप्ट लगता है, उसे भारत ने कैसे एक ठोस, लीगली बाइंडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में बदल दिया। आज हम इसी का पूरा विश्लेषण करेंगे। तो चलिए इस रोचक सफर को शुरू करते हैं। इस पूरे लीगल आर्किटेक्चर को आसानी से समझने के लिए हम अपना ये सेशन 5 इंटरकनेक्टेड पिलर्स में बांट रहे हैं। पहला, द ग्रीन टर्निंग पॉइंट। दूसरा, द राइट टू अ क्लीन लाइफ। तीसरा, स्टेट एंड सिटीजन ड्यूटीज। चौथा, पावर ऑफ द जुडिशरी। और आखिर में अ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लूप्रिंट। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, द ग्रीन टर्निंग पॉइंट। यहां से हमारे एनवायरनमेंट के लिए चीजें बदलनी शुरू हुई थीं। क्या आप जानते हैं कि 1976 से पहले भारत के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पर्यावरण संरक्षण का कहीं कोई सीधा जिक्र ही नहीं था? सीरियसली, कोई जिक्र नहीं। लेकिन फिर आया 1976 का 42nd अमेंडमेंट, जो कि एक मैसिव कैटलिस्ट साबित हुआ। इसने अचानक से संविधान में आर्टिकल्स 48A और 51AG जोड़ दिए, और इस एक अकेले कदम ने एनवायरनमेंट की देखभाल को हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन बना दिया। तो ये था पहला पिलर। अब आते हैं दूसरे पर, राइट टू अ क्लीन लाइफ। यहां हमारा फोकस इंडिविजुअल राइट्स पर होगा, और आप देखेंगे कि कैसे अदालतों ने बेसिक ह्यूमन राइट्स की पूरी डेफिनेशन ही बदल कर रख दी। देखिए, आर्टिकल 21 सीधे तौर पर कहता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यहां जो सबसे क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है लाइफ, यानी प्राण। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी वर्ड को पकड़कर एक नई दिशा दे दी। कोर्ट ने बेसिकली ये कहा कि देखिए, सिर्फ सांस लेना और जिंदा रहना ही काफी नहीं है। राइट टू लाइफ का अब मतलब है साफ हवा, प्रदूषण मुक्त पानी, एक बिल्कुल हेल्दी एनवायरनमेंट और इकोलॉजिकल बैलेंस का अधिकार। यानी संविधान अब गारंटी देता है कि आपकी लाइफ सिर्फ सर्वाइवल नहीं, बल्कि एक हेल्दी और पोल्यूशन फ्री लाइफ होनी चाहिए। जमीन पर इसका असर कैसा हुआ, ये इन दो बेहद इंपॉर्टेंट केसेस से समझिए। पहला, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जहां पहली बार क्लीन एयर और वाटर को आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट माना गया। फिर आया MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसने इस आर्टिकल को इतना ब्रॉडली एक्सपैंड किया कि पूरा का पूरा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इसके घेरे में आ गया। ये वो केसेस थे जहां किताबी बातें और रियल वर्ल्ड पोल्यूशन आपस में सीधे टकराए थे। और हाँ, इस पिक्चर में आर्टिकल्स 14 और 19 1G को भी मत भूलिए। अगर सरकार एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने वाला कोई मनमाना कदम उठाती है तो उसे कानून की नज़र में चैलेंज किया जा सकता है। और रही बात व्यापार करने की आज़ादी की, तो वो आज़ादी ज़रूर है, पर पब्लिक हेल्थ और एनवायरनमेंट की कीमत पर बिल्कुल नहीं। कोई भी बिजनेस अब इस आज़ादी का फायदा उठाकर पोल्यूशन नहीं फैला सकता। तो राइट्स की बात तो क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे सेक्शन की तरफ, स्टेट एंड सिटीजन ड्यूटीज। एक अकेला इंसान सब नहीं कर सकता ना, तो अब हम देखेंगे कि इस पूरे स्ट्रक्चर को संभालने के लिए शेयर्ड ड्यूटीज कैसे सेट की गईं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के तहत आर्टिकल 48A ने सीधे तौर पर स्टेट यानी सरकार पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट डाल दिया है। यह सरकार को मजबूर करता है कि देश की जो भी नई पॉलिसी या लेजिस्लेशन बनेगा वो एनवायरनमेंट, जंगल और वाइल्ड लाइफ की रक्षा के आधार पर ही बनेगा। सरकार नेचर को इग्नोर कर ही नहीं सकती। लेकिन क्या सब कुछ सिर्फ सरकार ही करेगी? आर्टिकल 51AG ने इस बात का भी ध्यान रखा। इसने हर आम नागरिक यानी हम पर और आप पर एक पावरफुल मॉरल और लीगल ड्यूटी डाल दी है। हर सिटीजन को एक्टिवली अपने इकोसिस्टम्स और वाइल्ड लाइफ का ख्याल रखना होगा। यह सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, बल्कि एक फंडामेंटल ड्यूटी बन गई है। खैर, कानून तो बन गए, ड्यूटीज भी डिफाइन हो गई, पर इन्हें सच में इंप्लीमेंट कौन करेगा? यहीं आती है हमारी कोर्ट्स की एंट्री, जो हमारा चौथा पिलर है, पावर ऑफ द जुडिशरी। संविधान ने नागरिकों के हाथ में कुछ बहुत ही ताकतवर इन्फोर्समेंट टूल्स दिए हैं। आर्टिकल 32 से आप अपने एनवायरनमेंट की कंप्लेंट लेकर सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 226 आपको हाई कोर्ट जाने की ताकत देता है। इन्हीं प्रोविजंस की मदद से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL का रास्ता खुला, जिससे देश के सबसे बड़े एनवायरनमेंट के मुद्दे सीधे सबसे बड़ी अदालतों तक आसानी से पहुंचने लगे। अब जरा इन PIL केसेस पर नजर डालिए, जिन्होंने अदालतों को एक नया रास्ता दिखाया। रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केस, जो भारत की पहली मेजर एनवायरमेंटल PIL थी। फिर वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम केस, जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को पहचान दी।
और आखिर में MC मेहता वी कमलनाथ केस, जिसने पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन को फर्मली अप्लाई किया। इन्हीं केसेस ने कोर्ट्स को मजबूर किया कि पर्यावरण विनाश को रोकने के लिए वो नए तरीके सोचें। इस प्रोसेस में अदालतों ने कुछ कोर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स विकसित किए, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन और इंटरजेनरेशनल इक्विटी। आज के टाइम में जब एक तरफ मॉडर्न डेवलपमेंट हो रहा है और दूसरी तरफ हमारी नाजुक इकोलॉजी है, तो इन दोनों के बीच बैलेंस मेंटेन करने के लिए यही प्रिंसिपल्स एक स्ट्रिक्ट रूल बुक की तरह काम करते हैं। चलिए इनमें से एक प्रिंसिपल को थोड़ा समझते हैं, पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल। इसका सीधा और नो नॉनसेंस मतलब है, जिसने गंदगी मचाई है वही उसे साफ करेगा। जो भी एंटिटी नेचर को हार्म करेगी, उस नुकसान की भरपाई का पूरा फाइनेंशियल कॉस्ट उससे ही उठाना पड़ेगा। ये दिखाता है कि कोर्ट्स कितनी सक्सेसफुली लोगों की फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी तय कर रही हैं। तो चलिए अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन पर, अ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लूप्रिंट। अभी तक की पूरी स्टोरी को एक छोटे और आसान चेकलिस्ट में सम अप करते हैं। अगर इस पूरे एनवायरमेंटल फ्रेमवर्क का कोई मास्टर कोड है तो वो ये 6 एलिमेंट्स हैं। पहला, आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ। दूसरा, आर्टिकल 48A जो स्टेट की ड्यूटी बताता है। तीसरा, आर्टिकल 51AG जो सिटीजन की ड्यूटी तय करता है। चौथा, 42nd अमेंडमेंट जो असल में गेम चेंजर था। पांचवा, आर्टिकल्स 32 और 226 जो एनफोर्समेंट के हथियार हैं। और छठा, वो लैंडमार्क केसेस जिन्होंने इस लॉ को आकार दिया। ये 6 पॉइंट्स सच में इस फ्रेमवर्क की रीढ़ की हड्डी हैं। इस पूरे सेटअप का अल्टीमेट असर क्या हुआ? इसने एनवायरनमेंट को एक हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पर लाकर बिठा दिया, स्ट्रिक्ट जुडिशियल एनफोर्समेंट को मजबूत किया, स्टेट और सिटीजन्स दोनों को बाउंड किया, PILs के जरिए देश में एक अलग जगाई, और सबसे बड़ी बात, इकोलॉजी और डेवलपमेंट के बीच वो जरूरी बैलेंस बनाया। ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि पर्यावरण बचाने का बोझ किसी एक एंटिटी पर नहीं, बल्कि हम सब पर एक इक्वल और डीपली शेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। इस सब के आखिर में एक बड़ा सवाल जो हमें खुद से जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि ये पर्यावरण बचाने की ड्यूटी सरकार और नागरिक दोनों की शेयर की हुई ड्यूटी है, तो आने वाली पीढ़ियां आज की इस कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट को कैसे जज करेंगी? क्या हम सच में इस इंटरजेनरेशनल इक्विटी के वादे पर खरे उतर रहे हैं? इस महत्वपूर्ण सवाल को अपने जहन में जरूर रखिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।